Hello, dear students. Today, chapter 11, topic name vector cloning. Okay, it's mean cloning संवाहक. क्या होता है संवाहक? देखते हैं. यह बैक्टीरिया सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले अतिरिक्त गोल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं. क्या होते हैं? डुअल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं. यह डीएनए तो नहीं है, परंतु डीएनए जैसे इसमें काफ़ी लक्षण पाए जाते हैं. ओके, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो सकता है. ये दो तरीके तो हमें मुख्यतः मिलते ही हैं. और इसके साथ हम प्लाज्मिड देखते हैं. प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है एक नॉर्मल सामान्यतः पाए जाने वाला वेक्टर क्लोनिंग है, जिसकी खोज लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी. और जो प्लाज्मिड हैं वह बैक्टीरिया सेल में कोश का द्रव, यथार्थ बैक्टीरिया के जो कोश का द्रव है उसमें अतिरिक्त गोल डीएनए है. ओके, यहाँ इनकी जो संख्या है वो 1 से 100 तक हो सकती है. बैक्टर के अंदर एक विशेष लक्षण पाया जाता है कि वह जो दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक्स, उनके प्रति एंटी रेसिस्टेंस कॉज करते हैं. अर्थात जो हमारे बैक्टर होते हैं, जैसे प्लाज्मिड ही ले लो, प्लाज्मिड के पास एक ऐसी साइड होती है जिस पर एंटी रेसिस्टेंस जीन भी पाए जाते हैं, जो सदैव एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन से फाइट करने में सहायता करते हैं. ओके, जो मेन है वो ये है, जो सहायता मिलती है क्लोनिंग के दौरान, वो ये है, प्रवृत्ति है कि जो प्लाज्मिड है उसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग की क्षमता होती है. अर्थात यह डीएनए के द्वारा ही या डीएनए की तरह ही सेल्फ रेप्लिकेटेड की क्षमता रखते हैं. ये इनका मेन पॉइंट्स है. इसी के कारण हम इसको डीएनए क्लोनिंग में यूज़ कर पाते हैं. ठीक है. जो प्लाज्मिड होते हैं वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे PBr322, PBr325, PBr328 एंड और भी हैं बहुत सारे, लेकिन हमको 2 से 3 तो याद रखने ही पड़ेंगे. ओके, जो फर्स्ट है वो था हमारा PBr322. इसका अब ये विचार आ रहा है कि जो PBr322 है इसका नाम कैसा रहा होगा और ये क्यों है. तो हम समझते हैं कि जो P है वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि ये किससे लिया गया, तो ये प्लाज्मिड से आइसोलेट है, इसलिए ये P है. Br जो है ये वैज्ञानिक नेम है. ओके, और जो 322 है वह जो है इसका एक्सपेरिमेंटल नंबर रहा होगा किसी लैब का. इट्स मीन आप जान सकते हो जैसे किसी क्लास में किसी बच्चों का रोल नंबर्स के द्वारा प्रेजेंटेशन होता है, ऐसे ही हम वेक्टर को उसके नंबर से भी प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारे अन्य वेक्टर के साथ मतभेद ना हो. ठीक है. जब हम किसी वेक्टर की क्लोनिंग करते हैं तो हमको उसमें निम्न साइडें देखने को मिलती हैं, जिसको हम संवाहक में क्लोनिंग करने की विशेषताएं क्या होनी चाहिए. मुख्यतः 3 विशेषताएं हैं ये, जो इस प्रकार हैं. नंबर 1 ओराई, प्रतिकृत्यन बिंदु. दूसरा है वर्ण योग चिन्ह, सेलेक्टिव मार्कर. और तीसरा होता है क्लोनिंग साइट. तो पहला जो है वो है ओराई बिंदु. ओराई एक ऐसा बिंदु है जिसके द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि वेक्टर में रेप्लिकेशन किस बिंदु से स्टार्ट हो सकता है. ओके, जिस बिंदु पर वेक्टर में रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है तो ऐसे पॉइंट को हम ओराई पॉइंट बोलते हैं. ठीक, ओराई जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 1 से अधिक हो सकते हैं
और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका जो साइड होता है वो केवल एक होता है। ठीक है, तो इसमें एक विशेष बात यह है कि ओराई वह बिंदु है परपोषी कोशिका के अंदर जहां पर वेक्टर प्रेजेंट है और उस वेक्टर में अपने द्वारा डाला गया डीएनए का जीन के साथ मिलकर रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अतः ओराई किसी भी प्रतिकृतन या रेप्लिकेशन की शुरुआत का बिंदु कहा जाता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं ओराई क्या है। ओराई जो है वह भाग होता है जहां रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक व एक से अधिक होते हैं ये, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यहाँ केवल एक ही होता है। सेकंड है सेलेक्टिव मार्कर। सेलेक्टिव मार्कर जो है वह वेक्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उस डायग्राम पर आप कुछ चिन्ह देखते हो कि यहाँ पर जो भी एएमपी, टीईटी और आरओपी ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये एंटी रेसिस्टेंस हैं बैक्टीरिया के प्रति। अगर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो ये उसका विरोध करते हैं, अर्थात हम एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन के तौर पे भी इनको जान सकते हैं, जैसे टेट्रामाइसिन। ओके, ये एक एंटीबायोटिक है। ऐसे ही एम्पिसिलियन ये भी एक एंटीबायोटिक की तरीके से कार्य करता है। तो ये जो एंटीबायोटिक हैं ये प्रतिरोध क्षमता को ग्रहण कर लेते हैं किसी भी तरीके से बाहर से जो डीएनए आया है उसके प्रति। ओके, तो इसको जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। जो वर्ण योग्य चिन्हात्मक हैं वो इस तरीके से हैं। जो वर्ण योग चिन्ह हैं वो इस तरीके से होते हैं। यह वह भाग होते हैं जो सेल में जीन रेप्लिकेशन के लिए तैयार होते हैं तथा एंटी रेसिस्टेंस भी अपने पास रखते हैं, जैसे एम्पिसिलियन और टेट्रामाइसिन। ठीक है, ये दो मुख्य हैं तो इनको ज़्यादा याद रखो। नोट में हम देख सकते हैं, जैसे नोट ये है, नॉन ट्रांसफर जीन रोकते हैं तथा ट्रांसफर जीन को होस्ट कोशिका में प्रवेश करने देते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए दो सेल्स हैं हमारे पास, इन सेल में एक ये डीएनए है, एक ये डीएनए है। यदि यहाँ पर कोई टेट्रामाइसिन पड़ा हुआ है, जीन पड़ा हुआ है, तो बाहर से आने वाला जो बैक्टीरिया है ये उसके रेसिस्टेंस में कॉज करेगा। ठीक है, अर्थात ये उसको यहाँ एंट्री नहीं होने देगा। यदि हम किसी भी वेक्टर से एम्पिसिलियन जो जीन है हमारे पास ये है, इसको हम बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास ये केवल नॉर्मल वेक्टर बचेगा, रेसिस्टेंस है नहीं। तब हम इसमें किसी भी जीन को इंजेक्ट करेंगे तो ये आसानी से अंदर प्रवेश कर जाएगा और अपने द्वारा यहाँ पर ग्रोथ करेगा। तो इस कारण ये जो वर्ण योग मार्कर होते हैं, सेलेक्टिव मार्कर होते हैं, इनकी भी बड़ी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, किसी भी जीन को उसके प्रति रेसिस्टेंस कॉज करने की क्षमता प्रदान कराते हैं।
इन्हें एंटी रेसिस्टेंस के तौर पे भी हम जानते हैं। ओके, क्लोनिंग साइट क्या होती है, एक बार इस तरह देखें। जैसे ये जो डायग्राम है हमारा एनसीईआरटी का, इसमें आप देख रहे हो कि आपके पास क्या है, ये अगर मैं मान लीजिए ये जो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट हैं इनको याद करना पड़ेगा आपको। ये डायग्राम, इसको हम इस तरीके से करते हैं, बाम साल प्यू पास्ट वन प्यू इफोर कला हिंद, इकोर कला हिंद। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं PBR 322 को। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई भी वेक्टर है और उस वेक्टर से एम्पिसिलियन जीन जो है हमने अलग कर दिया और एंजाइमों की सहायता से पहले ही कट ये लग चुके हैं। ठीक है, अब ये जो कट लग चुका है, ओरिजिन साइड से कट लग गया, क्लोनिंग साइट हमारी तैयार हो गई, एंजाइम हमारे तैयार हैं और यहाँ से कोई डीएनए हमको एंट्री करने के लिए जीन तैयार है। अब हमने क्या किया, एम्पिसिलियन वहाँ से काट दिया, तो इसके प्रति जो एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंस था वो इसका है नहीं। इट्स मीन यहाँ पर बहुत आसानी से ये ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि बाहरी जीन को हम यहाँ टच कराना चाह रहे हैं और ये ओरिजिन साइड बन गई इसकी, यहाँ क्लोनिंग साइड बन गया और बाम एच के द्वारा हम इसको कट कर रहे हैं, ये एंजाइम का है और इसकी ये बाहरी साइड से इसको कट कर दिया। तो क्या होगा, बाहरी जो डीएनए होगा वो इसको इंजेक्ट करने के लिए तैयार है। अगर हम टेट्रामाइसिन को यहाँ पे काट लें तो टेट्रामाइसिन जिन एंटीबैक्टीरिया के प्रति कार्य करता है वह बैक्टीरिया सक्रिय हो जाएंगे और वो आसानी से बैक्टीरिया के साथ बॉल हो जाएंगे, इनका कोई रेसिस्टेंस कॉज नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है, इस कारण इनको हम अंतः साइड पे लिखते हैं, क्योंकि यह जो होते हैं बैक्टर की एक खुद की पावर है एंटी रेसिस्टेंस कॉज करना किसी भी मेडिसिन के केस में या किसी भी बैक्टीरिया केस में कल्चरिंग के समय। तो इनको बाहर कैसे किया सकता है, इनकी पहचान करने के लिए हम इनके लिए अलग तरीके से मेथड का यूज़ करते हैं, वो देखते हैं। उसको समझने के लिए हमें ये पहचान पहले से क्लोनिंग साइट हम तैयार कर लें क्या होते हैं। क्लोनिंग साइट क्या है, देखें, ये क्लोनिंग साइट जो है यहाँ पर वेक्टर की बाहरी साइट को एंजाइम की सहायता से काटकर उनमें बाहरी डीएनए जीन को जोड़ा जाता है। ओके, तो इस क्रिया को हमें पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पहचान करने के लिए हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेंगी और 2 टेस्ट ट्यूब में हम इसको देख लें इस तरीके से। मान लीजिए कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है ये A और एक टेस्ट ट्यूब है B। हमने जो भी बैक्टीरिया लिए उस बैक्टीरिया को और उस जीन को हमने क्या किया, एक नॉर्मल वाटर में डाल दिया, नॉर्मल H2O। ठीक है, जब नॉर्मल H2O है और हमने किसी भी प्रकार का जीन जो है वहाँ से डिस्टर्ब नहीं किया है, तो ये क्या करेंगे, दोनों ही लिक्विड कल्चर मीडिया में आसानी से ग्रोथ कर जाएंगे, दोनों ही ग्रोथ मिलेगी। अब हम टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, B टेस्ट ट्यूब का यूज़ करेंगे। तो B टेस्ट ट्यूब में हम देखेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर थे, हमारे पास जो वेक्टर है, हमने यहाँ से एम्पिसिलिन या टेट्रामाइसिन जीन को बाहर कर रखा है, आउट कर दिया। ठीक है, तो इसके पास जो है एंटी पावर रेसिस्टेंस पावर तो रही नहीं, तो क्या होगा, जो नॉर्मल जीन है वो तो आसानी से ग्रोथ करेगा, परंतु जो वेक्टर हमने डाला था उसके पास एम्पिसिलिन नहीं है और ये यहाँ पर नष्ट हो जाएगा, केवल नॉर्मल वाला जीन ही हमारा यहाँ पर ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम पहचान लेते हैं कि कौन सा सेल में किस तरीके से रेसिस्टेंस कॉज होते हैं और किस में नहीं होते हैं और किस में कितना जीन हमारे द्वारा निष्क्रिय हुआ है और कितना एक्टिव है।
अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो है निवेशी निष्क्रियता किसे कहते हैं। तो निवेशी निष्क्रियता को जानने के लिए हमको ये पढ़ना पड़ेगा पहले। ऐसा एंजाइम जो डीएनए के साथ कलर नहीं देता हो, ठीक है, ऐसे एंजाइम का जो नाम है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के साथ बाइंड अप होता है और उसको कलराइज करने में मदद करता है। और बीटा गैलेक्टोसाइड जो है रेप्लिकेटिंग जीन में डाला जाए तब संश्लेषित जीन निष्क्रिय हो जाता है। यदि हम किसी संश्लेषित जीन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज को डाल दें तो वह जीन कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, जिसमें निवेशी निष्क्रियता कहते हैं, जिसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी संश्लेषित डीएनए में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को डालें तब संश्लेषित जीन निष्क्रिय हो जाता है, तब ऐसे घटना को निवेशी निष्क्रियता कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बैक्टीरिया सेल है और उस बैक्टीरिया सेल में एक हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। इस यहाँ पर ये रेप्लिकेटेड प्लाज्मिड है हमारे पास, तो हम इसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब बी के द्वारा हम पहचान कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और हमें बार बार ये कल्चर बनाने पड़ते थे। इसके लिए हमने क्या किया, हमने साथ ही प्रोसेस अपनाया और उसके लिए हमने नई मेथड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के द्वारा करने की सोची। इस क्रिया को हमने क्या किया, निवेशी निष्क्रियता। इसमें क्या होगा, जिसके साथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो होगा बाइंड अप कर जाएगा उसमें कलर नहीं देगा और जिसके साथ नहीं करेगा उसके साथ कलर दे देगा। होता क्या, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल है, उसमें प्लाज्मिड है और हमारे पास एंजाइम रहा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज यदि हमने कोशिका के अंदर डाला और ये बाइंड अप कर गया, बाइंड अप करने के बाद हमने जो इसके टेस्ट देखे तो इसमें किसी भी प्रकार के हमको कॉलोनी कलर नहीं नज़र आता है, अर्थात किसी भी प्रकार की कल्चर का कलर हमको नहीं मिल पाता है अगर ये बाइंड अप करता है तो। अब यदि ये बाइंड अप नहीं करता है तो क्या होगा, हमने फिर से एक बैक्टीरिया लिया और उसके प्लाज्मिड के साथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को डाला। डालने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर ये इसको बाइंड अप नहीं कर पाया, इसका प्लाज्मिड तो बाइंड अप नहीं होगा तो जो बैक्टीरिया है हमारा वो उसके जीन के साथ अभिरंजित जीन जो है वो ब्लू कलर की कॉलोनी को प्रोवाइड करता है। तो जिससे सिद्ध हो जाता है कि हमारे पास कौन सा सक्रिय जीन है और कौन सा सक्रिय जीन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ, जब हम किसी वेक्टर में बाहरी जीन को डाल रहे हैं तब बाहरी जीन सक्रिय रहे अथवा वेक्टर जीन को निष्क्रिय होना पड़ता है। अर्थात कि जब रंग मिलेगा हमको तो वह बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ बाइंड अप नहीं करेगा और यदि करेगा तो वह कलर देगा, जिससे हम ये सक्रिय जीन की तरफ प्रमोट होगा और ये नॉन सक्रिय की तरफ प्रमोट करेगा। ओके, इस तरीके से हमको ये मेथड हमको देखने को मिलते हैं जीन क्लोनिंग के। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये डायग्राम आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो डायग्राम है आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की बेस से और अपने टॉपिक की बेस से। अगर ये तैयार हो जाता है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। इसको बाम साल प्यू, बाम साल प्यू, और यहाँ जो है वो है पास्ट प्यू इकोर कला हिंद।
ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो। ओके ओके।